दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों का नाम है प्रोबेबिलिटी। एंड दोस्तों सही बता रहा हूँ, सभी चैप्टर्स में सबसे इजी चैप्टर दोस्तों आपको ये लगने वाला है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी, लेकिन मस्ती मजाक में आपके साथ बातें कर करके पढ़ेंगे। आप बोर नहीं होने दूंगा मैं आपको, इतनी गारंटी है इस वीडियो में, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। जितने भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, बायस थ्योरम है, इनका कहाँ यूज़ करना है, क्या ये सारी चीज़, फॉर्मूलाज वगैरह हैं जो, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मतलब आपको पूरे चैप्टर का आइडिया इस वीडियो से लग जाएगा। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें सारा बेसिक्स होने वाला है यार। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, गारंटी देता हूँ मज़ा आ जाएगा और सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं लाइक सैम्पल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ये वैसे आपने क्लास 10th में 11th में पढ़ रखा होगा, बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ क्योंकि हमें पता है क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती मजाक करते रहते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करते हैं। मैं भी था एक, तो यार 10th लाने वाली बात नहीं, आप ही के जैसा हूँ मैं, ठीक है। ओके, सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मान लो आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनके सेट को हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। एक कॉइन उछाल दिया आपने, उछाल दिया जी, तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन को उछाल दिया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। यही तो पॉसिबल हैं। अगर दो कॉइन को लाएंगे तो और सारे हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स। तो इनको जब हम ग्रुप करके ऐसे लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो हेड और टेल ये क्या हो गए? सैम्पल स्पेस टोटल मिला के। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ हेड हेड तो ये क्या है? सैम्पल पॉइंट। अगर मैं कहूँ सिर्फ टेल तो ये क्या है? सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है। इन दोनों को सभी को मिला के जो बनना है वो हमारा क्या है? सैम्पल स्पेस। लेकिन अगर हेड की बात करूँ ये क्या है? सैम्पल पॉइंट। अकेले टेल की बात करूँ क्या है? सैम्पल पॉइंट, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस टोटल, सैम्पल पॉइंट इसमें छोटे छोटे टुकड़े। समझ गए होगे? ओके। तो और बताओ भाई क्या हालचाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाम थोड़ा एक्सक्लूसिव है भैया, तो मज़ा आएगा। वैन टू इवेंट्स कैन नॉट अकर एट सेम टाइम। जब कोई दो इवेंट एक टाइम पर नहीं हो सकते हैं, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल दूंगा ना आपको, मज़ा आ जाएगा। अरे पहले तो एक साधारण सा एग्जाम्पल, एक कॉइन एंड एक कोई टोस्ट, एक टॉइन को उछाल दिया आपने, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये तो बड़ा इजी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, आएगा एक ही। पता ही होगा, देखा ही होगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, समझना। लो एक लड़का है, एक लड़की है, बॉय है, गर्ल है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है दोनों का, ठीक है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों स्कूल तक बिल्कुल, मतलब घर से निकलते हैं दोनों साथ में निकलते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास में एक साथ नहीं आते कभी। अगर लड़का सही टाइम पे स्कूल में पहुंचेगा तो लड़की लेट हो जाएगी, अगर लड़का देर में पहुंचेगा तो लड़की सही टाइम पे पहुंच जाएगी। मतलब दोनों एक समय पे स्कूल पे नहीं पहुंच सकते हैं जी, ठीक है। दोनों एक समय पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है। उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब 5 क्या होता है पूछना मत, क्योंकि 11th में पढ़ा रखा। 5 मतलब कुछ नहीं, खाली। जब हम छोटे बच्चे थे तो 0 बोलते थे, अब बड़े हो गए यार, इज्जत है यार कुछ आप लोगों की, तो यार 5 यूज़ करेंगे। हम बच्चे थोड़ी ना जो 0 0 बोलते फिरेंगे, इसलिए हम 5 यूज़ करेंगे। तो एक लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया भैया, कोई बड़ी बात है क्या? हैं? ओके। अब एक टॉपिक हमें पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ये क्या होता है? मतलब जैसे मान लो लेट ए बी एन इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस एस। ए कोई इवेंट है सैम्पल स्पेस एस का, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज द सेट ऑफ सैम्पल पॉइंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। मतलब सेट होगा सैम्पल पॉइंट्स का, लेकिन उसमें ए नहीं होगा। मैं आपको बोल दूं जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ ए नाम के, कुछ बी नाम के, कुछ सी नाम के, कुछ डी नाम के, ठीक है। आपसे कहा गया सभी की काउंटिंग कर लो भैया, कितने हैं ये सब। लेकिन ये बोल देगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब आपसे बस इतना बोल दिया जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका मतलब है ए को शामिल नहीं करना है, बाकी सबको शामिल करना है जी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे ए डैश बी डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डैश को नॉट बोलते हैं हम, ठीक है। ए नॉट बी नॉट ऐसे, ठीक है। और जिस पे ऐसा मिल जाए भैया ऐसे ए नॉट, मतलब इसको नहीं शामिल करना है, बाकी सबको शामिल कर लो। तो वही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, डिनोट करते हैं ए डैश, ठीक है। ये डैश मैं बोल रहा हूँ, इसको नॉट बोलते हैं, ए नॉट, ठीक है जी। ओके, अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अरे ये तो क्लास 10th में पढ़ा था यार, कितना ईजी था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। ये एक बॉक्स है, 3 रेड कलर की बॉल्स हैं, 5 ब्लू कलर की हैं। ओके, मैं बोलूँ भैया रेड के, मैंने रैंडमली हाथ डाल दिया और कोई एक बॉल निकालनी है मेरे को। अब बताओ जी रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैंने रेड की पूछी है तो रेड बॉल कितनी है टोटल? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल कितने हो सकते हैं? मैंने हाथ डाल दिया भाई, हो सकता है रेड भी आ जाए, ब्लू भी आ जाए, क्या पता कौन सी आ जाए। ठीक है, तो कोई भी आ सकती है। तो टोटल इनका क्या होगा? 5 + 3 8। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अरे बहुत सरल है भैया, बहुत। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, पता ही होगा आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे, प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। और अगर प्रोबेबिलिटी किसी की 0 होती है तो वो स्पेशल केस है, किसी की 1 होती है तो वो स्पेशल केस है। लाइक प्रोबेबिलिटी अगर किसी की 0 है ना तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, मतलब असंभव। असंभव मैं आपको बोलूँ, रात के 12 बजे सूर्य निकला हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आप कहोगे भैया इम्पॉसिबल है, ये है ही नहीं सकता। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। P = 1। ये क्या है भैया? सर्टेन इवेंट्स है। मैं बोलूँ रात के 12 बजे अंधेरा होगा तो ये क्या है भैया? सर्टेन इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। ये होगा ही होगा। तो अब अपना शुरू करते हैं मेन टॉपिक, जो कि क्लास 12 CBSE का है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक आपने कैसी प्रोबेबिलिटी पढ़ी भैया? नॉर्मल वाली। लेकिन आप कैसी पढ़ोगे 12th में? कंडीशन अप्लाई कर देंगे भैया, कंडीशन अप्लाई। और कंडीशन अप्लाई तो होती है, हर जगह होती है भैया, हर जगह। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, यहाँ पे भैया कितने मार्क्स आए थे आपके 12th में, ये बताओ। कंडीशन अप्लाई। किसी से शादी करनी है तो कितने रुपए कमाते हो? कंडीशन अप्लाई है भैया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन, जैसे यही मान लो एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको, 3 रेड बॉल है 5। अब मैं इसमें बोलूँ, अभी क्या हमने नॉर्मली बोल दी कि रेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब मैं बोल दूँ कि भैया एक रेड कलर की बॉल निकल चुकी है। अब बताओ, मैंने हाथ डाला उसमें और रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कंडीशन अप्लाई, एक रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, ठीक है, या फिर 2 ब्लू बॉल ऑलरेडी निकल चुकी हैं। अब बताओ रेड के आने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई, एक कोई इवेंट ऑलरेडी इसमें हो चुका है। अब बताओ उसके प्रोबेबिलिटी किसी की भी, है ना। तो वो होता है फॉर्मूला, क्या होता है? PE/F। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, PE/F, A/B जो भी लेना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन जो ऊपर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही होगी, वो घटित नहीं हुआ होगा। नीचे जो F है ये हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है इवेंट, इसके भी यहाँ पर ये बताओ। अगर F इवेंट हो चुका है, अब E की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऐसे होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखते हैं PE/F या PA/B। नीचे होगा वो हो चुका होगा इवेंट, और ऊपर जिसकी पूछी जा रही होगी इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F/PF। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, याद करने का तरीका बहुत ईजी है, दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो, जो चीज़ नीचे है वो चीज़ नीचे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो E/F/PF, ये जो PF है ये ऑलरेडी हो चुकी है, इसके भी यहाँ पे पूछी गई है E की। ठीक है, और ये लिखा है बेयर PF = not 0, मतलब PF 0 नहीं हो सकता। मैंने कहा 0 तो वो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब जो असंभव है, जो हुई ना हो, प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, और 1 का जो डेफिनेट हो। तो यहाँ पर PF 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ तो घटित हुआ ही है इसमें, ये हो चुका है। ठीक है, ऐसे मैंने इसको जैसे ऐसे लिख दिया PF/E। तो अब इसमें हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? F की। ठीक है, F की हमें निकाल रहे हैं, और E ये हो चुका है इवेंट, F इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, E हो चुका है, बहुत ईजी। PF/E अपॉन, अब क्या नीचे आ जाएगा? PE। ठीक है, नीचे वाला नीचे और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पे PE = not 0, वही सिंपल। अरे बड़ा इजी है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। वैसे मज़ा आ रहा है कि नहीं यार? मैं आपको हंसाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन पढ़ाई में ऐसा बह जाते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ यार तुम्हें। प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। लेट E and F बी इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। एक पूरा सैम्पल स्पेस है, पूरा भैया ये सैम्पल स्पेस है। E and F ये कोई इवेंट है, ठीक है। देन PS/F बराबर PF/F बराबर, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये कोई सैम्पल स्पेस है पूरा, और E और F 2 इवेंट है। अब मैं आपसे बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ भैया सैम्पल स्पेस की बिहाफ ऑफ F हो चुका है, अब सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये 1 होगी। 1 क्यों होगी भैया? मतलब आपने बोल दिया हो गया, ऐसे कैसे होता है? बोलने से कुछ होता तो हम पता नहीं क्या क्या बोल देते, हम तो अरबपति हैं तो हो जाते हैं। अरे चलो अलग बात है। देखो कैसे, तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी S/F। F क्या है? सैम्पल स्पेस। F क्या है? एक इवेंट जो हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा।
भैया कैसे होती है? देखो देखो, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, पी ई बाई एफ का कहते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके, तो ऐसे इसका लिखते हैं हम पी एफ इंटरसेक्शन एफ। नीचे क्या लिखते हैं भैया? नीचे ही वाला एफ नीचे है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये पूरा सैंपल स्पेस है, मैंने बोला सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन एफ, एस इंटरसेक्शन एफ, ये पूरे में और एफ में कॉमन क्या है? पूरे में और एफ में कॉमन क्या है? एफ ही तो है भैया कॉमन। तो यहाँ पे क्या आएगा? पी एफ, और नीचे पी एफ का पी एफ, क्या आ गया भैया? 1 आ गया। सिंपल सी बात है। पूरे सैंपल स्पेस की, अगर पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, भी हाफ ऑफ एक इवेंट जो हो चुका है, जो उसी का पार्ट है, 1 होती है प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है भैया। प्रॉपर्टी नंबर 2, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। क्लास 11th वाले एक फॉर्मूला टपका दिया गया 12th में प्रोबेबिलिटी में। देखो क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट है ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, एस के दो, एक सैंपल स्पेस है एस जिसके और ए और बी दो इवेंट है। उनका ठीक है भाई। और एफ इज एन इवेंट ऑफ एस, एफ एक और इवेंट है एस का, लेकिन पी एफ इज इक्वल टू नॉट जीरो, लेकिन जो दूसरा इवेंट, लेकिन जो एक और इवेंट दिया गया ना एफ, ये हो चुका है, ये हो चुका है, इसलिए ये इक्वल नॉट जीरो लिखा है। ठीक है, तो हमें 2 इवेंट दिए गए हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, और थर्ड हमें एक दिया गया जो हो चुका है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बहुत ईजी है, दोनों की निकालनी है हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ, मैंने क्या कहा था, इनकी पूछी जा रही है, और नीचे जो एफ है ये हो चुका है, ये हो चुका है, अभी मैंने आपको बताया था वही चीज़। तो यहाँ पे पी ए बाई एफ, ये पूरा फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला भैया आया कैसे, मैं आपको एक बताता हूँ। आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये चीज़ ए एन ए यूनियन बी क्या होता है भाई? एन ए प्लस एन बी, लेकिन यहाँ पे माइनस कर देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? कॉमन। आपको एक समझा देता हूँ, अभी ये पूरा सैंपल स्पेस है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों में ये कॉमन आ रही है। देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन है और ए और बी में दोनों। अब ए और बी हमने दोनों ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये 2 बार ऐड हो जाएगा। ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का जो कॉमन है वो एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी एग्जैक्ट आंसर निकलता है, वरना ज़्यादा एरिया आ जाता है। तो यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बस फर्क इतना है, यहाँ पे क्या है, एन ए यूनियन बी, इसी में अगर अपॉन में एफ लगा दें हम, देखो यहाँ पे एफ लगा दें, और यहाँ पे भी एफ लगा दें, यहाँ पे भी एफ लगा दें, और यहाँ पे भी एफ लगा दें। ठीक है, और एन की जगह ये नंबर है, इसको जगह हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें पी लगा दें। तो बस यही फॉर्मूला ये बन जाएगा, पी ए यूनियन बी बाई एफ बराबर पी ए बाई एफ, उसके बाद बी बाई एफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, माइनस पी ए यूनियन बी बाई एफ। यही फॉर्मूला है, बड़ा भाई मज़ा आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर, लेकिन ये क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था, इसलिए हमें ये माइनस करना पड़ा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ए और बी 2 इवेंट हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, मतलब उनमें कोई भी कॉमन चीज़ है ही नहीं, जो कॉमन जैसे दिख रही है ना, इसमें है ही नहीं, उसमें कुछ कॉमन, अलग अलग है भैया, दोनों दूर दूर रहते हैं एकदम। तो ऐसे में इंटरसेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है माइनस करने का, अलग ही अलग हैं वो दोनों। तो ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें ना, कोई कॉमन थोड़ी ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, चिपके चिपके थोड़ी नहीं है। ओके, तो ऐसे में हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ 0 हो जाती है, कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होता है। तो वही सिंपल पी ए यूनियन बी बाई एफ बराबर पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, इसको उड़ा दो माइनस को, और ये बस सिंपल सी बात है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, पी ई डैश बाई एफ बराबर 1 माइनस पी ई बाई एफ। ठीक है, अब देखो ये ई डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, 1, तो ई नोट पूछा जाए तो उसमें से पी ई माइनस कर दूँ। ठीक है, अपॉन में एफ लिखा है तो अपॉन एफ वाला। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे, क्वेश्चंस में यूज़ होगा जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। वैसे मल्टीप्लिकेशन तो आप बचपन में सीख के आई हो गए, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है जी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अब हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। अब भैया इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है यार, पहले ज़रूरत समझो चीज़ की, है ना, करना कैसे बाद में, पहले ज़रूरत समझो। आप पढ़ाई कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, नौकरी करनी है, इसलिए ना, तो रीज़न तो समझो पहले। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ कहाँ है, कहाँ क्वेश्चंस में यूज़ होगा वो समझो। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मान लो ये एक बैग है, 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमने एक रेड बॉल निकाली, ठीक है, या फिर एक कंडीशन ने अप्लाई कर दी कि भैया एक ग्रीन निकल चुकी है, ऐसे कोई। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैंने रैंडमली इसमें हाथ घुसेड़ा
थोड़ी लैंग्वेज अलग यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाथ मैंने डाला इसमें और मैंने 2 निकाल लिए। 2 इवेंट हुए साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है। एक साथ 2 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी की जब बात आ जाती है तो वहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाली। जिस तरीके से हमें छोटे पे पढ़ाया गया था ना कि अगर 2 को हमें 4 बार ऐड करना हो तो 2 × 4 कर दो, 8 हो जाता है। मल्टीप्लाई का यूज होता है जब सेम नंबर को हमें 4 बार ऐड करना होता है, ऐसे कुछ। तो ऐसे यहाँ पर जब एक साथ एक से ज़्यादा इवेंट होते हैं तो वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो देखो क्या लिखा है, इफ़ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ सैंपल स्पेस एस, ओके, ई एंड एफ 2 इवेंट है सैंपल स्पेस एस के, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ द इवेंट ई एंड एफ, ई और एफ इवेंट अगर एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो देखो कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी इक्वल होगा पी ई इंटू पी एफ बाई ई, ठीक है। जहाँ पे पी ई 0 नहीं होगा वो तो पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, नीचे वाला नहीं हो सकता, 0 हो चुका होता है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़, ये आया कहाँ से फॉर्मूला, अरे ये तो कहीं आसमान से नहीं आया, जो हमने पढ़ाया था आपको अभी वही था, जैसे अभी हमने पढ़ाया था ना आपको, पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पढ़ाया था ना अभी। तो यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी ई बाई एफ इंटू पी एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये इंटरसेक्शन वाला आ गया ना, तो ये क्या, पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, वही तो यहाँ पे लिखा है जी। देखो ये दूसरे नंबर देखो लिखा है पी एफ, देखो जी पी एफ इंटू पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ, ठीक है। अब इसको चाहे आप ये देखो, ये दोनों 2 लिखे हैं, ये और एक ये, इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर इधर पे आपने पी ई लिया है पहले तो इधर पी एफ बाई ई करना पड़ेगा, और अगर इधर पी एफ लिया है तो इधर ई बाई एफ करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। इधर ई तो इधर एफ बाई ई, इधर एफ तो इधर ई बाई एफ, समझ गए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आपको पता ही होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, ओके। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। ये तो 2 इवेंट की होगी कि भैया ई और एफ एक साथ हो रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि भैया 3 इवेंट हो, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अब तो हम 3 बॉल निकालेंगे एक साथ, उस कंडीशन में क्या, देखो ई एंड एफ एंड जी 3 इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस की, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बहुत ईजी है। देखो किस तरीके से, सबसे पहले पी ई इंटू पी एफ वाई ई, पी ई, ठीक है, इंटू पी एफ वाई ई, इस एफ के जो पहले आएगा उसका मल्टीप्लाई किया हमने अपॉन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ई हो गया, एफ हो गया, अब जी पी जी। अब अपॉन में हम क्या करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, इधर साइड के लेफ्ट साइड में जो होगा, लेफ्ट साइड में क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो अपॉन में ई इंटरसेक्शन एफ। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। याद कैसे करोगे, सबसे पहले को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। ई के साइड में कुछ है इवेंट नहीं है, ठीक है, तो यहीं पी ई लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई पी। अब क्या है एफ, तो एफ को लिख लेंगे, अपॉन में ई को लिखेंगे, अपॉन में ई को लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ ई है तो अपॉन में ई। उसके बाद इधर एफ के बाद क्या हम लिखेंगे, पी जी, जी के साइड में क्या है, अपॉन में हमें जो लिखना है क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में। ये याद करने का तरीका है, नॉर्मली याद कर लेना, बहुत ईजी है। तो यार क्या था यार, थोड़ा सा बोर हो गए यार, क्षमा चाहूँगा आप लोगों से यार, थोड़ा सा बोर हो गए। अब हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जो डिपेंड ना हो पहले जो हो चुका है। अरे यार कुछ इस तरीके से समझ लो, बॉक्स था ना 2 रेड 3 ग्रीन 2 येलो बॉल्स, है ना। अब मैं बोलूँ कि भैया मैंने इसमें से रेड बॉल निकाल ली, ठीक है, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, निकाल ली मैंने तो अलग प्रोबेबिलिटी आई कंडीशन अप्लाई, लेकिन मैं कहूँ फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। अगर मैंने रेड वाले को निकाल भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। लेकिन फर्क पड़ क्यों नहीं रहा है, फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, मान लो मैं कहूँ तुमसे कि मैंने इसमें से एक रेड बॉल निकाली फिर इसी में डाल दी, निकाली फिर डाल दी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, निकाल ली तो क्या हुआ, फिर डाल दिया, उतने का उतना ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, समझ गए। तो ऐसे को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। मैं बोलूँ विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज हो जाए जहाँ पे क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट, वहाँ पे समझ जाना ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि तुमने निकाला फिर उसी में रख दिया, कोई मतलब ही नहीं। और डिपेंडेंट कैसे हो सकता है, अगर मैं बोलूँ कि रेड बॉल मैंने इसको निकाल लिया, बस निकाल लिया, उसके बाद इसको दोबारा रखा नहीं इसमें, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो यही लिखा देखो डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, 2 events E and F are said to be independent if probability of occurrence or non-occurrence of one of that event is not affected by that of the other। यानी कि एक किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने या फिर ना होने से दूसरी जो
दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने या फिर ना होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी से कोई फर्क ना पड़े। अरे यार ये समझ लो ई एंड एफ दो इवेंट हैं, ई हो चाहे ना होए एफ को कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी प्रोबेबिलिटी को, एफ हो चाहे ना होए लेकिन ई को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से समझ गए? ओके, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं भैया, प्रूफ करना हो जैसे पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर लिखा था अभी हमने, ये इसी तरीके से पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। अभी जैसे इस फॉर्मूला में हमने लिखा था ना पी ई इंटू पी एफ वाई ई लिखा था, ठीक है। अब इसमें अपॉन ई, इसके यहाँ पर ई का मतलब क्या था कि ई तो हो चुका है, ई हो चुका है, लेकिन यहाँ तो ठीक है ये हो चुका है तो एफ को फर्क पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ यूज की। यहाँ पे क्या है कि हमें दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अपॉन में हमें यहाँ पर ई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पी ई इंटू पी एफ ये होता है फॉर्मूला इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके समझ गए? तो इसी तरीके से होता है, और ये भी फॉर्मूला वहीं से आई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, इजी जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही तो है ये फॉर्मूला। यहाँ पर अपॉन में एफ है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है होने ना होने से, ठीक है। यहाँ पे क्या डिपेंड ही नहीं कर रहा है, निकाला रख दिया विद रिप्लेसमेंट। तो याद रखना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए ना, वहाँ पे एक वर्ड यूज होगा रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट हुआ। ओके और जहाँ पे डिपेंडेंट होगा लाइक दिस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान रखेंगे। ओके तो अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फिर। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, बहुत ईजी है, यूज समझो पहले इसका यूज कहाँ होगा, है ना। ऐसे समझ लो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 99% मार्क्स आ गए 12th में, अरे भैया कॉन्ग्रेचुलेसन, सपोज दैट आपके आगे, सपने में मत खो जाना। अब आप कहोगे कि भैया मैंने PYQ भी किए थे, सैम्पल पेपर भी किया था, रिवीजन भी किया था, ठीक है ना। तो 99% ओवरऑल आ गए इन सभी इवेंट्स के कारण। तो इन सभी को अगर हम ऐड करके टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी आपकी टोटल, समझ गए, ठीक है। जैसे ये मान लो ये पूरा सैम्पल स्पेस है और ये कुछ इवेंट है E1 और E2, ठीक है, ये E3, और अब मैं बोलूँ कोई इवेंट हुआ है A, ये इवेंट हो गया है एनी के कारण, ठीक है। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, ए के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ आप, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5, मतलब ये E1 E2 E3 इनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं है जी इसमें, ठीक है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन EN, यानी कि इन सभी को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो सैम्पल स्पेस आ जाना चाहिए। E1 प्लस E2 प्लस E3 सभी को ऐड कर दें, सैम्पल स्पेस आ जाएगा, यस। इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वही सिंपल था यार। थर्ड चीज़ PEI इज ग्रेटर देन 0, ये कुछ इवेंट है भैया तो 0 से बड़े ही होंगे, इम्पॉसिबल तो होंगे नहीं, तो वही चीज़ लिखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली, है ना, बात हमें ये पता करनी है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बहुत इजी है, ए के निकालना ना हमको प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकालेंगे, PA इंटरसेक्शन E1, ठीक है, A और E1 में जो कॉमन है वो प्लस PA इंटरसेक्शन E2, ऐसी P ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन E3, ठीक है, सभी का कंट्रीब्यूशन ऐसी EN तक मैंने ले गया, जितने भी हो उतने लिख लेना। तो ये क्या आया हमारा फाइनली, ये फॉर्मूला हमारा ये PA इज इक्वल टू PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2 डॉट डॉट डॉट, वो करते जाएंगे आप आगे इसी तरीके से, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है इसका, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है PA इज इक्वल टू जिस कारण से हुई हो, तो पहला कारण E1 तो E1 इंटू तो A अपॉन E1 लिख दो फिर, ठीक है। A को जो आप जिसकी ये इसको आप ऊपर लिखेंगे और अपॉन में इसको ऐसे ही E2 इवेंट के कारण हुआ तो E2 को फिर नीचे लिख दो, A को ऊपर लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे ही करते जाएंगे। तो ये इसी को लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बाकी क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ अच्छी वाली लैंग्वेज लिख दी हम लोगों ने, आप लोग बड़े हो गए ना, तो ये बड़े वाली लैंग्वेज है। ये जो लिखा है ना मैंने, पढ़ लेना, आपको पढ़ना आता होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा क्या लिखा था, ठीक है। तो इसका मतलब यही है जो मैंने ऊपर आपको अभी बताया। तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमारी दूसरी आ गई भाई साहब बायस थ्योरम। अब ये बायस थ्योरम भैया कहाँ यूज़ होती है, बायस थ्योरम मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ अभी, ठीक है। रफ फेस पर आपको मान लो ये दो बैग थे, एक ये बैग है एक ये है, ठीक है, E1 E2, ठीक। इसमें है हमारी 2 रेड बॉल 3 ग्रीन, इसमें हमारी 5 रेड बॉल और 2 ग्रीन बॉल, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये दो, ठीक है, ये 2 बैग हैं जो भी मानो आप,
ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भैया मैंने इसमें रैंडमली हाथ डाला था दोनों बैग में से, पता नहीं किस में डाला था, है ना, लेकिन जो बॉल मेरे को मिली है वो रेड मिली है। ठीक है, रेड बॉल मिली चुकी है, मैंने देखा भाई रेड आई है बॉल। अब ये बताओ इस किस बैग में से आया होगा, E1 में से या E2, किस बैग में से आया होगा, बैग 1 या बैग 2 से, ये पूछा जाता है। मतलब जो घटना होनी होती है वो हो चुकी होती है, उसका रीजन पूछा जाता है कि उससे हुआ हो, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे यार कुछ ऐसा समझ लो, एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट किस किस रीजन से हो सकता है, कार, स्कूटर, बस, ये है मान लो। ठीक है, तो मैं बोलूँ एक्सीडेंट हो गया भैया, अभी एक्सीडेंट हो चुका है, ये बताओ कि वो एक्सीडेंट कार से हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हो चुका है किस रीजन से हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो वहाँ पे बायस थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, तो ये मान लो E1, E2, E3 एक रीजन्स हैं ए के होने के। ठीक है, इन तीनों से हो सकता है ए तो हो गया, ये इवेंट हो चुका है। अब E1 से हुआ हो, E2 से हुआ हो, E3 से हुआ है, इसमें से किसी की एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई बताओ E1 से हुआ हो, ये जो ए इवेंट हुआ है ये E1 से हुआ हो, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो E1 से हुआ हो, बताओ। तो मैं कहूँगा भाई मेरे को ए इवेंट तो हो चुका है, तो जो हो चुका है वो हम नीचे लिखते हैं। तो ऐसे देखो मैंने क्या लिखा है, P E1 बाई ए। E1 तो हमें निकालना हो कि भैया E से हुआ हो, E1 से हुआ हो, ये अभी हुआ नहीं है, हम निकाल रहे हैं बिहाफ ऑफ ए हो चुका है, E1 से हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है PA/E1 इंटू PE1। ठीक है, तो याद करने का तरीका ये है, यहाँ पर जो लिखा हो उसका उल्टा यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाई बाई PE1 जो यहाँ पे पहले हो। अपॉन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एज इट इज ऊपर जो लिखा है वो लिख दो, PA/E1 इंटू PE1 प्लस फिर वही अब दूसरा E2। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल फेवरेबल जिसे पूछा रहा है वो अपॉन ये टोटल, इसमें सभी का ऐड कर दो, E1, E2, E3 जितने भी हों इवेंट सभी का ऐड कर दो, इसी तरीके से जैसे ऊपर किया था। तो ऐसे ही ऊपर वाला होगा, उसके बाद प्लस A/E2 इंटू PE2 प्लस PA/E3 इंटू PE3। ओके, तो ये बायस थ्योरम थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे इसको ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी याद करने की। यार पहली ट्रिक्स तो यही है, ऊपर जो यहाँ पे लिखा हो, लिखना कैसे ये तो आपको आ ही गया होगा इजीली। तो फॉर्मूला क्या है भाई, कुछ नहीं, पहले इसको उल्टा लिख दो, उसके बाद ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अपॉन में टोटल कर दो सभी का इवेंट्स E1 का, तो PA/E1 जैसे ऊपर लिखा था इंटू PE1 प्लस P ए का निकाल लेना, ए हो चुका ना, तो A/E2 इंटू PE2 प्लस PA/E3 इंटू E3। तो इस तरीके से बायस थ्योरम का यूज़ होता है। बाकी क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अपना शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक, वो है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले समझना होगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। भैया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देखो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब काफ़ी बार हमें प्रोबेबिलिटी नहीं जाननी, हमें सीधा नंबर जानना है। हमने दो कॉइन उछाल दिए, हमने कहा कि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, हमें सीधा ये बताओ टेल कितनी बार आया, हेड कितनी बार आया, ये हमको जानना है। तो वहाँ पर रैंडम वेरिएबल डिनोट करते हैं। ओके, मेनली रैंडम वेरिएबल्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, एक्स। ओके जी, अब मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड इन द सेम सैंपल स्पेस। एक कोई सैंपल स्पेस है ना, एक कोई सैंपल स्पेस है ना, उसके अंदर हम एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन वगैरह ये सब कुछ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक फंक्शन होता है, हम क्या लिखते हैं, fx बराबर y। ठीक है, इसी तरीके से रैंडम वेरिएबल ये हमने एक डिफाइन कर दिया x, इसमें हम ये जो है ना बॉक्स, यहाँ पर हम कोई भी सैंपल स्पेस का एक इवेंट लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी, रियल नंबर। तो ये बना क्या था रैंडम वेरिएबल कैसे, मतलब पहली चीज़ तो ये कि एक सैंपल स्पेस होगा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो वहाँ पर बड़ा होगा रैंडम। ठीक है, और ये जो रियल नंबर है ये चेंज हो रहा होगा, यहाँ पर आप चेंज करोगे ना, यहाँ पे मान लो हेड कर लिया आपने, यहाँ पर मान लो आपने रैंडम वेरिएबल चूज किया यहाँ पर हेड का। ठीक है, उसके बाद टेल का, तो ये नंबर चेंज होता रहता है, इसलिए इसका नाम रैंडम वेरिएबल पड़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, सारी चीज़ क्लियर होंगी। मान लो आपने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हम सैंपल स्पेस में लिखते हैं इस तरीके से। हो सकता है दोनों कॉइन में हेड आए, हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, हो सकता है पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, हो सकता है टेल ही टेल आए। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए जो कि हमने सैंपल स्पेस में लिख लिए। अब देखो हम बोल रहे हैं कि लेट
एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स फॉर ईच आउटकम, हर एक आउटकम ये जो है ना रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स कितने हैं, हेड्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉसिबल आउटकम है ना, ये एक्स लिख लिया हमने और यहाँ पर एच एच ये पहला वाला लिख लिया। नंबर ऑफ हेड्स हमने एक्स में क्या हमने डाला है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हेड है 2, उसका दूसरा आउटकम डालो एक्स में एच टी, हेड टेल, यहाँ पर कितने हैं हेड, कितने हैं एक है ना तो एक, उसके बाद टी एच डाल दो, कितना है यहाँ पर हेड एक, टी टी डाल दो, टेल टेल ये वाला, कितने हैं यहाँ पर हेड, एक भी नहीं तो 0। अब मान लो यही एक आपने जो सैम्पल स्पेस बनाया ना, इसी में हम दूसरा एक रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने अभी कहा था ना वही चीज़ यहाँ पर आ गई। देखो कैसे, मान लो लेट वाई इज अ रैंडम वेरिएबल, अब बार हमने वाई एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, हेड माइनस टेल। ठीक है, हर एक आउटकम के लिए जितने भी आउटकम आए सैम्पल स्पेस में, तो लिखो लो बाई एच एच, हेड माइनस टेल, हेड कितने भैया यहाँ पर 2, टेल कितने एक भी नहीं तो -0 बराबर 2। दूसरा आउटकम क्या है एस टी, ठीक है, तो बाई हेड टेल, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल 1 - 1 0, ऐसी टेल हेड में, समझ गए। और ये देखो बाई टी टी, हेड माइनस टेल, हेड कितने 0, टेल कितने 2, तो -2 आ गया। -2 आ सकता है क्यों, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये रियल वैल्यू आती है इधर पे, तो -2 पॉसिबल है जी है। ओके, ये हमारा रैंडम वेरिएबल था। तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आ रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे मान लो x था हमारा रैंडम वेरिएबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया ना, इसकी जो वैल्यू आई उसी की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन तो वही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल जो हमने लिया था ना x, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये था रैंडम वेरिएबल हमारा, ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई x1 x2 लिख लेंगे हम। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी px करके, इसी की प्रोबेबिलिटी px करके हम लिख लेंगे p1 p2, ऐसे लिखते जाएंगे जितने भी होंगे। ठीक है, इसको बुक में रिप्रेजेंट करते हैं xi से, इसको pi से, ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी वो। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू आई उसकी प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर, ये वैल्यूज आएगी, इनका सम हमेशा 1 होगा। क्या होगा भैया, 1 होगा। ओके, तो समझ में नहीं आया भैया, मज़ा नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल देख लो भैया, टॉसिंग 2 कॉइन्स, हम 2 कॉइन को उछाल लें, वही जो पहले एक्सपेरिमेंट लिया था। तो यहाँ पे क्या है, हेड हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में हेड आए, दोनों सिक्कों में हेड आए, हो सकता है एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, हो सकता है एक में टेल आए दूसरे में हेड आए, हो सकता है दोनों में टेल आए। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो अभी पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल, हमने एक्स डिफाइन कर दिया रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये हमने मान लो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल ये डिफाइन कर दिया। तो उसके बाद ये हमने जो कुछ भी बनाया, ये क्या है भैया, हाँ रैंडम वेरिएबल जो अभी पहले हमने निकाले थे वही, ये टोटल निकले। उसके बाद हमने लिख दिया कि ये हमारी वैल्यू जाए रैंडम वेरिएबल्स की -2 0 2, ये दोनों में 0 था ना, तो एक ही बार लिख दिया हमने। ओके, ये तो क्या है भैया, रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू। ये जो हमने x1 x2 x3 लिखा था, यहाँ पर क्या वैल्यूज लिखी जाएंगी, -2 0 2, ठीक है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है -2 0 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ भैया क्या होगी, इसकी px, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, px जो मैंने बताया था इधर। अब बताओ -2, ठीक है, -2 कितनी बार है भैया, एक ही बार है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, देखो 1 2 3 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो -2 एक ही बार है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। 0 0 0 कितनी बार है, 0 1 2, 2 बार 0 आया ना, 2 बार, तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4। 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो 1/4। अब भैया ये तो हो गया, मैंने क्या कहा था यहाँ पर, देखो Pi इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है ये, हाँ जी हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी जो भी निकलेंगी इनका सम हमेशा 1 होगा। अगर आप सही तरीके से सॉल्व करें तो इसको ऐड कर लेते हैं, 1/4 + 2/4 + 1/4 = 4/4, 1 आ गया जी, आ गया 1। तो ये हमारी क्या हो गई, सही है एकदम। इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड यही कुछ टॉपिक थे आपके जो कि सिलेबस में थे, बाकी बहुत सारे टॉपिक और भी थे, मीन वगैरह, तो वो आपके हट चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।